हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर की क्लास में। आज हम जो करंट अफेयर्स करने वाले हैं वो है 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में करंट अफेयर, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आइए जानते हैं इन करंट अफेयर्स के बारे में। तो हमारा जो पहला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इस वीक का वो है स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता पखवाड़ा 2016 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इस स्कीम के अंडर मिनिस्ट्रीज़ और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो ध्यान रखते हैं क्लीननेस पे, और वो अलग अलग अपने क्यूज़ होते हैं या अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं वो स्वच्छता के लिए, मतलब लोगों को अवेयर करना, अपने डिपार्टमेंट्स को अवेयर करना। तो इस साल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होगा? इसके अंतर्गत पहला, हेडक्वार्टर्स एंड ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स under these ministries launch cleanliness program। और ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये 14 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन तक चलेगा। इसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स मिनिस्ट्री करवाएगी। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जीरो एमिशन प्लान के अंदर जो इनका टारगेट है उसके अंदर काम करेगी। और इसके साथ साथ ही रेलवे ट्रैक्स, स्टेशंस एंड ट्रेन्स को साफ किया जाएगा। और मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी की है 2020-21 में, जिसमें बताया गया है कि इस क्लीनिंगनेस स्वच्छता पखवाड़ा के प्रोग्राम के द्वारा जो जो क्लीनिंगनेस के प्रोग्राम चलाए गए हैं उसमें इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्शन की गई है, इन्वायरमेंट को कैसे साफ सुथरा रखा गया है। तो ये थी न्यूज़, आपकी पहली न्यूज़ स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने डेफिनेशन चेंज की है स्मॉल कंपनीज की। तो उसके लिए किस अमेंडमेंट किया इन्होंने? कंपनीज एक्ट 2030 में अमेंडमेंट की है इसके लिए। तो क्या नई डेफिनेशन है? अब जो स्मॉल कंपनीज उनकी डेफिनेशन क्या रहेगी? उनकी डेफिनेशन रहेगी नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़। जो पहले क्या थी? पहले वो थी नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। तो पहले जो कंपनी 2 करोड़ से ज़्यादा जिनकी कैपिटल होती थी, 2 करोड़ से कम जिनकी कैपिटल होगी उनको स्मॉल कंपनीज कहा जाता है। अब 4 करोड़ से कम जिनकी कैपिटल होगी उनको स्मॉल कंपनी कहा जाएगा। तो इससे भी पहले 2020 में ये रकम 50 लाख थी कैपिटल की। अब 2021 में इसको 2 करोड़ किया गया और 2022 में 4 करोड़ किया गया। इसके अलावा अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 2020 में ये 2 करोड़ था, 2021 में 20 करोड़ और आज के टाइम पे ये 40 करोड़ हो चुका है इसी कंपनी का टर्नओवर। तो यह है कि आपकी छोटी सी न्यूज़। बस ये आपके इतनी न्यूज़ बहुत है आपके लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ICAR एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो जितने भी आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च होती है वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर होती है। तो इन्होंने अपना हैकाथलन एक
एक आप कह सकते हैं हैकथलन एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत अपने अलग अलग टीम्स होती हैं जो अपना काम को दिखाती हैं। तो ये तीसरा है, इस साल इन्होंने शुरुआत की है, इसको लॉन्च किया है ICAR के द्वारा में। तो इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो सीड फॉर क्रॉप हार्वेस्टिंग इसकी थीम रखी गई है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी रिसर्च है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसके अंदर जो भी आएगा तो अलग अलग टीम्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स, अपने अपने इनोवेशंस इसके अंदर बता सकती है। तो इनवाइट करते हैं ये अलग अलग यूनिवर्सिटी से, आप कह सकते हो कि अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट से टीम्स आती हैं। तो इस टीम में ज़्यादातर मैक्सिमम 4 होते हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, और में एट लीस्ट कह सकते हो आप एक मेंटर और टीचर होना अनिवार्य है इस टीम के लिए। तो अपने ये जो भी इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको ये सबमिट करते हैं, तो एट लास्ट इनको फंडिंग दी जाती है उस प्रोग्राम के लिए, उस प्रोजेक्ट्स के लिए, और 5 लाख का अवार्ड भी है इसके अंतर्गत। तो और एक बात, 2020 में जब हैकाथलॉन 1 आई थी, उसका था आपका थीम था मशीन्स इन एग्रीकल्चर, या जिसको हम फार्म मशीनरी भी कहते हैं। और हैकाथलॉन 2.0 जो 2021 में आया था, उसका था थीम एनिमल हस्बेंड्री। तो ये न्यूज़ है ICAR के द्वारा में हैकाथलॉन 3.0 को लॉन्च किया गया है। और उसके अंतर्गत आपकी एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस वीक की, यूपी ने टॉप किया है, कुछ अच्छी बात में नहीं किया, इन्होंने टॉप किया है मोस्ट पेंडिंग ट्रायल केसेस। पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रायल केसेस हैं जो किसके अंडर आते हैं, आपकी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अंदर आते हैं जो केसेस, उसमें से यूपी ने टॉप किया है। 9.13 लाख केसेस पेंडिंग है। और ये जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, ये आपकी मेनली जो पोस्को के केस हैं। पोस्को क्या है आपका? पोस्को है आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इट्स पॉक्सो, सॉरी नॉट पोस्को, चिल्ड्रन अंडर सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसके अंदर जो भी केसेस हैं उसमें पेंडिंग 9.13 लाख केस हैं। जो फास्ट ट्रैक केस वो होते हैं जिसमें कोई भी हाई कोर्ट का या कोई भी लोकल कोर्ट का जज को बिठाया जाता है और जल्दी उसकी इंक्वायरी हो, उसमें जल्दी फैसला लिया जाए, उन केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाता है। तो 9.13 लाख केसेस पेंडिंग है यूपी में इसके अंतर्गत। और दूसरे सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, इसमें इतने पेंडिंग है। तो थर्ड नंबर पे बिहार है जिसमें पेंडिंग केसेस रहते हैं अभी सॉल्व करने वाले। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, यूपी की जो हाई कोर्ट है, उसको फटकार लगाई है और उसको जल्दी रिजॉल्व करने के लिए बोला है इन केसेस को। तो हमारे इंडिया में जजेस की बहुत कमी है, जो हमारी न्याय प्रणाली है बहुत स्लो है, उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो है। सो इसको तेज़ करने की बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है नियुक्ति करने के लिए इंडिया को हाई कोर्ट्स में, लोकल कोर्ट्स में, ताकि जो जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। क्योंकि इंसाफ जितना लेट होता है, अगर कुछ साल बाद किसी को इंसाफ मिल ही जाए तो वो इंसाफ नहीं रहता। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर हम बाकी कंट्रीज़ और इंडिया के लीगल सिस्टम की बात करें तो बाकी कंट्रीज़ में न्याय जल्दी मिलता है, पर इंडिया में एक है कि किसी बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए 100 कसूरवाद को भी छोड़ना पड़ जाए। तो ये सिस्टम, इस पॉलिसी में हमारा लीगल सिस्टम काम करता है। एक इंटरनेशनल न्यूज़ आपकी है, इन यूरोपियन पार्लियामेंट, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। इस पार्लियामेंट में
बड़े बड़े नेता यूरोपियन कंट्रीज़ के भाग लेते हैं, उनके नुमाइंदे भाग लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भाग लेते हैं। सो यूरोपियन यूनियन का ये हिस्सा है यूरोपियन पार्लियामेंट। उन्होंने फैसला लिया है वोटिंग के थ्रू कि हंगरी को अब डेमोक्रेसी स्टेटस नहीं मिलेगा। सो डेमोक्रेसी से हटा दिया गया अंग्रेज को, अब इसको इलेक्टोरल जुडिशियल स्टेटस मिला है। सो इसके क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रेगुलरली जैसे इलेक्शंस होते थे, इलेक्शंस होंगे, पर डेमोक्रेसी स्टेटस नहीं मिलेगा। इसका क्या कारण रहा है कि हंगरी को स्टेटस से हटाया गया? इसका सबसे मेन कारण है कि हंगरी को यूरोपियन यूनियन की एक फंडिंग होती है, जो कंट्रीज़ के जो भी डेप्ट होता है उसको क्लियर करने के लिए दी जाती है, उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स में दी जाती है। तो हंगरी को 6 बिलियन का क्रेडिट दिया गया था यूरोपियन यूनियन की तरफ, पर इन पे एक शिकायत है या इंक्वायरी हुई थी, जिसके अंतर्गत बोला गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है। और जो पीएम है यहाँ के विक्टर, उन्होंने एक एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना की, एक सिस्टम की स्थापना की है, बट स्टिल यूरोपियन यूनियन अपने फैसले पे है कि अब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, यूरोपियन यूनियन की देख में होंगे, पर अब इनको फंडिंग कम से कम दी जाएगी, या जितनी फंडिंग दी जाएगी उसको निगरानी में रखेगी यूरोपियन यूनियन, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जितनी भी फंडिंग आई है वो कामों में नहीं लगी, वो प्रोजेक्ट्स नहीं पूरे हुए हंगरी में। तो ये सारा केस है और इसलिए हंगरी का स्टेटस बदल दिया गया है, वो अभी डेमोक्रेसी कंट्री नहीं रही, डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं रही हंगरी। ये काफ़ी छोटी सी न्यूज़ थी। एक और अगर यूरोप की बात कर रहे हैं तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड है। क्या नाम है इस बोर्ड का? इस बोर्ड का नाम है ऑनर ऑफ लीजन। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी शुरुआत नेपोलियन बोनापार्टे, जो आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा नाम है नेपोलियन बोनापार्टे का। तो 1799 से 1808 तक इनका राज रहा था फ्रांस में। तो इन्होंने यूनिफाइड किया था फ्रांस और साथ के नेशंस को। तो बहुत फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसमें पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे इनके इतिहास के बारे में और कौन थे नेपोलियन बोनापार्टे। इंडियन कुछ साम्राज्य, कुछ किंगडम के साथ भी इनका अच्छा लिंक था। तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1802 में। तो ये जो दिया जाता है ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी दिया जाता है, जो किसी भी कंट्री से हो सकता है, आदमी या औरत, जिसको ये दिया जाता है। और एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर, ये कुछ मेन फील्ड्स हैं जिसके अंतर्गत ये अवार्ड दिया जाता है। और इस साल हमारे लिए खुशी की बात है कि इंडिया की स्वाति पिरमल को ये अवार्ड दिया गया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनको 2012 में पद्मश्री भी दिया गया था। ये जो स्वाति पिरमल हैं ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। और इनका एक पिरमल ग्रुप भी है जो भी आगे हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिनके अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं और हेल्थ सेक्टर के काम किए जाते हैं। तो पिरमल ग्रुप की ये हेड हैं, एमडी हैं और ये फाउंडर भी हैं पिरमल ग्रुप की। तो इनको ये अवार्ड दिया गया 2012 में, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो अभी परसों की न्यूज़ ही है। पीएम मोदी जी ने न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। तो ये काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि हमारा जो लॉजिस्टिक बिजनेस है, जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, वो बहुत बड़ा है, $200 बिलियन का वो बिज़नेस है। तो उसको यूनिफाइड करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा बहुत आता है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कोई भी सामान जाना है। तो पहले इन्होंने ये इस पॉलिसी में भी वो है और पहले भी प्लान किया था कि एक सेंट्रल पॉइंट बनेंगे, कहीं किसी दूसरे पॉइंट से वहाँ पे पहली चीज़ आएगी, तो वहाँ से कलेक्ट होकर फिर आगे कंट्री में जाएंगी। तो इसके लिए रोडवेज, वाटरवेज, रेलवे सबको यूज़ किया जाएगा।
तो ये न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसके अंतर्गत यूनिफाइड किया गया है ऑल डिपार्टमेंट्स को। तो 20 मिनिस्ट्रीज आती हैं जो लॉजिस्टिक्स देखती हैं, 20 मिनिस्ट्री है, 14 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और कई प्राइवेट सेक्टर, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड प्राइवेट सेक्टर हैं जो लॉजिस्टिक्स में आते हैं। तो वो यूनिफाइड हो जाएंगे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म या कॉमन ऐप बन जाएगी जिसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स को देख सकते हैं, जिसको ई लॉग उस ऐप को बोला जाएगा। हमारी $200 बिलियन का बिजनेस है जो लॉजिस्टिक देती है। तो ये जो पॉलिसी है, ये स्कीम है, ये हमारी दूसरी स्कीम्स के भी अंडर आती है, जो आपकी भारतमाला, एक आपकी भारतमाला स्कीम है, एक आपकी सागरमाला। जो भारतमाला है वो फॉर रोडवेज हैं, जो सड़क के रास्ते से जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, और सागरमाला वाटरवेज है जिसमें आपके फ्लाइट्स, कॉरिडोर्स वगैरह। तो इससे पहले भी हमने जो पढ़ी थी वो कॉरिडोर की न्यूज़ पढ़ी थी कि एक कॉमन कॉरिडोर बनाया जाएगा फॉर फ्लाइट्स, फॉर लॉजिस्टिक। तो ये भारतमाला और सागरमाला और आपका शक्ति, एक शक्ति स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट की बात की है कि किस तरह ट्रांसपोर्ट को हम और बढ़ावा दे सकते हैं। तो इससे अंतर्गत ये नई पॉलिसी आई है, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो अब एक यूनिफाइड हो जाएगा, एक कॉमन कॉरिडोर्स बनेंगे, तो जो ज़्यादा इजीली लॉजिस्टिक वाटर के थ्रू, रेलवे के थ्रू या रोड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाए, कॉमन प्लेटफॉर्म्स बनाए जाए, जो क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे हमारा पुराना सिस्टम है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, तो एक ही चीज़ पे काम करने के लिए अलग अलग परमिशन लेनी पड़े, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाए, उस पर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो एक और हमारे लिए खुशी की बात है, हमारा प्रोजेक्ट चीता। तो काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि हमने चीता जो एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में, तो ये कब एक्सटिंक्ट हो गया था। हम इससे प्रोजेक्ट चीता के बारे बात करने से पहले ये आपको एक और दो पॉइंट्स बताए जाएं कि 1947 में लास्ट चीता को मार दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकार होता था उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी चीता का। और 1952 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में, फॉरेस्ट में अब कहीं भी चीता नहीं पाया जाएगा। तो गवर्नमेंट की काफ़ी टाइम से पॉलिसी है कि इसको दोबारा लाया जाए, यहाँ पे रखा जाए। तो उसके अंदर नाम्बिया एक कंट्री है अफ्रीकन, वहाँ से हम 8 चीता को ट्रांसपोर्ट करवाया गया है, एक स्पेशल जहाज़ के राह इनको लेके आए हैं, जिसका मुंह एक कैट की तरह इन्होंने डिज़ाइन किया था। तो 8 चीता लेके आए हैं जो कानू नेशनल पार्क एमपी में जिनको रखा जाएगा। तो 8 चीताएँ हैं, जिसमें से आपके 5 फीमेल हैं जिनकी उम्र 2 से 5 साल है, और 3 मेल हैं जिनकी उम्र भी इसी रेंज में ही है। तो ये इसमें 3 मेल और 5 फीमेल और 3 मेल हैं इनमें। तो ये दुनिया का वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है वाइल्ड कैट की, दुनिया में पहली बार ये हुआ है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट चीता। और IUCN ने भी, IUCN क्या है, आपकी इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये एक लिस्ट भी, अपनी रेड लिस्ट भी जारी करती है, जिसमें ये वनरेबल एक्सटिंक्ट जानवरों की लिस्ट होती है। तो इसमें इनकी जो रेड लिस्ट में चीता को वनरेबल स्टेटस दिया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कमी है, दुनिया में खतरे के कगार पे है चीता। तो ये आपकी प्रोजेक्ट चीता के बारे में न्यूज़ है। TN18 प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसके अंतर्गत वंदे मातरम
जो फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया में डेवलप्ड, उसका दूसरा वर्जन लॉन्च कर दिया गया है ट्रेन 80 के प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये एक अपडेटेड ट्रेन है वंदे मातरम 1 से। तो क्या क्या अपडेट किया गया है इसमें? पहली बात, इसका वेट कम किया गया, अब ये 392 टन की ट्रेन होगी और इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ की गई। अब ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर 52 सेकंड में करेगी और 180 इसकी हाईएस्ट स्पीड होगी। इसमें एक यूवी एयर प्योरीफायर्स लगाए जाएंगे और जो एसी सिस्टम है वो डस्ट फ्री होगा। रोटेटिंग रिक्लाइनर सीट्स इसमें लगाई गई हैं। तो ये कुछ अपडेट किए गए हैं वंदे मातरम 2 में। ये जो ट्रेन 18 है इसके अंतर्गत अलग अलग ट्रेन को लॉन्च किया गया है जो ज़्यादा तेज़ भाग सकें। तो और इसका इंजन भी एफिशिएंट किया गया है, 20% मोर एफिशिएंट इंजन है। जो इसका इंजन है वो बहुत डीजल प्लस इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलता है। तो काफ़ी बदलाव किए गए हैं वंदे मातरम 2 ट्रेन में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा में। तो आने वाले समय में हम और वंदे मातरम ट्रेन्स को भी देख सकते हैं जो अलग अलग रूट में चलेंगी और काफ़ी फास्टेस्ट रूट है। इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी प्राइवेटाइज भी कर रही है अपनी ट्रेन्स को, प्लस जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो ट्रैक सिस्टम है उसको भी अच्छा किया जा रहा है। एक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपको पहले इसके बारे में बता दिया जाए। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और 2001 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो इसमें जो कंट्रीज आती हैं वो चाइना, रशिया, ईरान, इंडिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। उसके अलावा टर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं। तो ये मेन कंट्रीज़ हैं बीजिंग कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में, पहले तो 1996 में शंघाई में एक रशिया, चाइना और कुछ कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी जिसमें एक स्मॉल इन्होंने अपना ग्रुप बनाया था और 2021 में फॉर्मली ढंग से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। तो इस साल कजाकिस्तान के शारमन में इसका समिट हुई थी जिसमें पीएम मोदी ने भी भाग लिया और इसमें एक डिक्लेरेशन भी साइन किया है सारी नेशंस के हेड्स ने। तो हर साल हेड्स की एक समिट होती है तो उन्होंने डिक्लेरेशन के अंदर कल्चर, एजुकेशन में एक दूसरे का साथ देना, ट्रांस बॉर्डर जितना भी व्यापार हो रहा है उसमें काम करने की बात की गई है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए इंडिया प्रेसिडेंसी संभालेगा। तो हर जो कंट्री प्रेसिडेंसी संभालती है उस कंट्री में उसकी समिट होती है। इंडिया में न्यू दिल्ली में अगले साल समिट होगी सितंबर 2023 तक। तो नेक्स्ट आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एसबीआई ने रेमिटली, एक यूएसए सियाटल बेस्ड कंपनी है, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंतर्गत अब जो इंडियन एनआरआई हैं वो अपना रेमिटेंस भेज सकते हैं इंडिया में थ्रू रेमिटली, थ्रू एसबीआई। तो रेमिटेंस क्या होता है कि जो पैसा होता है जिसमें आप करेंसी कन्वर्जन के बाद इंडिया में भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहा जाता है। और इसके अलावा 70 नेशंस जो रेमिटली के अंडर आती हैं उसमें भी हमारे एनआरआईज पैसा भेज सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ट्रांजैक्शन होगी वो एसबीआई के थ्रू होगी कि नहीं, मे और मे नॉट, ये डिपेंड करेगा उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ पे रेमिटली की थ्रू एसबीआई। तो क्या होगा, सबसे पहले जो एनआरआई पैसा भेजेगा वो रेमिटली के पास जाएगा, उनको क्रेडिट होगा। उसके बाद थ्रू डायरेक्ट क्रेडिट या आईटीजीएस या नेफ्ट के थ्रू जिसको वो पैसे पहुंचाने उसको ये पैसे पहुंच जाएंगे। तो ये आप एक छोटी सी न्यूज़ थी रेमिटली और एसबीआई के एग्रीमेंट के बारे में। और नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है दुरंत कप। दुरंत कप फुटबॉल का
सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है इंडिया का। ये इसके कुछ आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। फुटबॉल टूर्नामेंट है और ओल्डेस्ट एशियन टूर्नामेंट है ये फुटबॉल का, और दुनिया का 3rd ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है ये। और इस साल इस टूर्नामेंट को पहली बार बेंगलुरु के फुटबॉल कप ने जीता है, और सुनील छेत्री जो हमारे इंडिया के भी कैप्टन है और इस फ्रेंचाइजी के भी फुटबॉल के भी कैप्टन है, उनकी देख में फर्स्ट टाइम बेंगलोर ने ये जीता है। और किसको हरा के जीता है? मुंबई के फुटबॉल जो टीम को हरा के जीता है। और इसकी शुरुआत आज से 131 साल पहले, ये 131 एडिशन था। डोनाल्ड एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के बड़े एम्प्लॉय थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और इसके अलावा जीती हुई टीम को शिमला ट्रॉफी भी दी जाती है और प्रेसिडेंशियल कप भी दिया जाता है डुरंड कप के साथ। ये आपकी डुरंड कप स्पोर्ट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो इंडिया में अभी इतना क्रेज़ नहीं है फुटबॉल का, बट इस साल एक और खुशी की बात है कि ये जो पहला एडिशन था, पहला एडिशन कैसे था? पहला एडिशन जब से एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने इनको मान्यता प्राप्त दी है, इनको जस्टिफाइड किया है, उसके बाद से ये पहला एडिशन था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो। एक दो और आपकी छोटी सी न्यूज़। इंदौर में अब से डिजिटल एड्रेस चलेंगे, एक डिजिटल लिंक हो जाएगा, वो आप शेयर कर सकते हो। तो डिजिटली इंदौर जो पहली सिटी बन चुकी है इंडिया की जहाँ पे डिजिटल एड्रेस चलेंगे। उड़ीसा फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसको 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, और 13 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा में 13 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है थ्रू आउट इंडिया में। जो आपकी 5G टेक्नोलॉजी है वो 10 टाइम्स फास्टर है 4G से। इसमें जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं वो लेसर प्रोड्यूस होंगी 5G टेक्नोलॉजी में। और इसके अलावा एक हब भी बनाए जाएंगे, 5G हब बनाया जाएगा IIT मुंबई में, जो देखेगा इसमें और क्या इनोवेशन हो सकती है, क्या बेहतरी हो सकती है। एक आपकी लास्ट छोटी स्पोर्ट्स से न्यूज़ है। प्रणव आनंद जो बेंगलुरु से हैं, 15 साल के, वो बन चुके हैं ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर आपका चेस में होते हैं, तो ये ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और सबसे जो छोटे ग्रैंड मास्टर 14 साल की उम्र में विश्वनाथ अनंत थे। 1988 में ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 ALU पॉइंट्स होने चाहिए आपके चेस टूर्नामेंट्स में, और 27 टूर्नामेंट मैचेस आपने खेले होने चाहिए। तो इस तरह किसी भी एज में जब आपके 2500 ALU पॉइंट हो जाते हैं तो आप ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। और आपके 27 टूर्नामेंट मैचेस होने चाहिए और आपकी 2 जीत होनी चाहिए उस टूर्नामेंट्स के मैचेस में। तो इस तरह कोई भी ग्रैंड मास्टर किसी भी एज में बन सकता है। आई होप आपको इस वीकली करंट अफेयर्स की क्लास बढ़िया लगी होगी, सब समझ आया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब के लिए अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।